नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। लोकसभा में जीत दिलाने के लिए मोदी ने जनता का आभार जताया और गंगा आरती और काशी विश्वनाथ मंदिर की पूजा में शामिल हुए। इसी के साथ मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के तौर पर 20,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए, जो सीधे 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खाते में पहुंच गए। देश भर के किसान उसी दिन से इस किस्त का इंतजार कर रहे थे, जिस दिन मोदी अपने ऑफिस में बैठते ही फाइल पर उन्होंने दस्तखत किए थे। जब एक तरफ लगातार तीसरी बार जीत के बाद मोदी पीएम बनकर वाराणसी पहुंचे हैं, तो ऐसे में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ऐलान कर रहे हैं, मोदी एक बार फिर मुकाबले में आए तो इस बार चुनाव हरा देंगे। इस बयान के पीछे दरअसल मोदी की जीत का अंतर घटना है, जो पिछली बार के 4,82,000 की तुलना में इस बार 1,52,000 ही रह गई। विपक्ष इसको अपनी जीत के तौर पर क्यों देख रहा है, ये बड़ा सवाल है। इसी तरह संसद सत्र की शुरुआत में स्पीकर के चुनाव को लेकर भी गहन मंथन जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में स्पीकर पद को लेकर एनडीए के सहयोगियों से मंथन किया गया। विपक्ष इस मुद्दे पर भी एनडीए में मतभेद उजागर होने की उम्मीद क्यों देख रहा है, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। आज हम पहली बार बनारस आयल है। काशी के जनता जनार्दन के हमार प्रणाम। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। मैं हर प्रयास करूंगा। साथियों, मैंने किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब, इन्हें विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना है। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मैंने इन्हीं के सशक्तिकरण से की है। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। देश भर में गरीब परिवारों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब ने बदलती हुई काशी को देखा है। एक काशी जो आज एक नए कलेवर और नई काया के साथ अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए वैश्विक मंच पर अपनी एक नई पहचान बना रही है। यह नई काशी हम सबके लिए
और पूरी देश को, पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस नई काशी के कायाकल्प के लिए पिछले 10 वर्ष में हजारों करोड़ रुपए न केवल लगे हैं, बल्कि दुनिया ने काशी को बदलते हुए देखा है। इस काशी को नए रूप में बदलते हुए देखा है। काशी के बारे में आम जन की जो श्रद्धा थी, जो आस्था थी, उस आस्था को पुष्ट और मजबूत होते हुए देखा है। इस अवसर पर इस नए भारत के शिल्पी के रूप में काशी के नए कलेवर और काया कल्प को करने वाले इस गंगा पुत्रिका में, उन्हीं की काशी में आप सभी अन्नदाता किसानों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस अवसर पर प्रदेश काशी और प्रदेश के और देश के जिन अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से सौगात प्राप्त होने वाली है, उन सभी अन्नदाता किसानों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के पहली बार आए हैं, तो मौसम भी बदल रहा है। कल तक भयानक गर्मी थी, आज मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है। ये इतिहास है। इतने बहुमत से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, और जनता ने जो जनादेश दिया है वो अपने आप में अद्भुत और अभूतपूर्व है। मैं देश के सभी किसान भाइयों और बहनों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। और भारतीय जनता पार्टी का तो मानना है कि किसान ही भगवान है और किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हैं अपने संसदीय क्षेत्र, और वहां से किसान सम्मान निधि उन्होंने रिलीज की, जो सीधे किसानों के खातों में पहुंच गई। और किसानों की हालत सुधारने का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया है और बताया है कि लगातार सरकार के एजेंडे में किसानों की दशा सुधारने का जो है मुख्य खास तौर पर इस पर जोर देना है। लगातार हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं जिनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे आखिरकार देश की सियासत में किसानों की भूमिका और किसानों की आय दोगुनी करने का जो वादा है वो कब पूरा करती है सरकार। रत्नेश मिश्रा जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है रत्नेश जी। सूर्यमणि मिश्रा हैं कांग्रेस के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है सूर्यमणि जी। स्वामी इंद्र किसान नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। विजय दुबे वरिष्ठ पत्रकार है, आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय जी। सबसे पहले स्वामी इंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा, आपको आवाज मिल रही है? जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। स्वामी इंद्र जी, प्रधानमंत्री ने आज किसानों की 17वीं किस्त जारी कर दी और सभी किसानों के 9 करोड़ ज्यादा किसान हैं जिनके खाते में पहुंच गए, लेकिन ऐसी किस्तें कब तक जारी होती रहेंगी? क्या कोई ठोस समाधान होना चाहिए किसानों की आय दुगनी करने का? देखिए, लगातार देश के अंदर जो है किसान आंदोलन की तरफ चल रहा है। हमने कोरोना काल से लेकर अब तक किसानों को हम आंदोलन में देख रहे हैं। किसानों को किसी प्रकार की जो ना केंद्र सरकार द्वारा ना ही कोई प्रदेश सरकार द्वारा कोई ठोस कदम जो बढ़ते हुए हमें नजर नहीं आ रहे। मात्र किसानों को किसान सम्मान निधि देना एक हल नहीं होगा, ये औपचारिकता भर मैं समझता हूँ, ये औपचारिकता है। इससे किसान का भला होने वाला नहीं है। किसान का जो अधिकार है वो जब तक किसान को नहीं मिलते, यानी एमएसपी यानी खरीद की जो गारंटी सरकार जो खुद कहती है एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, जो पहले भी प्रधानमंत्री कहते रहे और आज भी प्रधानमंत्री यही बात दोहरा रहे हैं, तो क्या एमएसपी पे खरीद कब जारी होगी और एमएसपी को कब आप कानूनी दर्जा देंगे कि किसान की फसल एमएसपी खरीदी जाए? और आपको मैं बताना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि देश के अंदर दोहरा मापदंड किसान के साथ किया जा रहा है। आप हैरान होंगे कैसे? गन्ना मिलों के लिए उनकी चीनी के उत्पादन के ऊपर एमएसपी है, और जो किसान गन्ना उगाता है उसकी के ऊपर तो एमएसपी उसका जो है गारंटी नहीं है। यानी कि गन्ना मिल ने जब गन्ने से चीनी बनाएंगी, वो बाजार में जब चीनी बेचेंगी उसकी एक तय सीमा तय कर दी गई है
कि इससे नीचे का भाव अगर कोई देगा वो मान्य नहीं होगा। ठीक है स्वामी जी, आपकी बात उठाते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। एक कमेंट सबसे ले लेता हूं मैं। रत्नेश मिश्रा जी, आपने सुना होगा स्वामी इंद्र कह रहे हैं किसानों को जो सम्मान निधि मिल रही है ये अच्छी बात है, लेकिन इसी से समाधान नहीं होना है, कुछ और बड़े कदम सरकार को उठाने पड़ेंगे, एमएसपी देनी पड़ेगी। तो आपको और साथी पैनलिस्ट को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, अगर किसानों की बात है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार किसानों के हित के लिए काम कर रही है। चाहे वो केवल किसान सम्मान निधि ही हम नहीं दे रहे हैं, हमने किसानों को किसान सम्मान निधि दी, हमने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दिया, और सबसे बड़ी बात 2013-14 में कृषि बजट जो था वो 23,049 करोड़ का था, और 2023-24 में जो कृषि बजट दिया हमने एंकर महोदय, वो हमने दिया 1,37,790 करोड़ का। मतलब लगभग 7 गुना से ज्यादा हमने एग्रीकल्चर बजट दिया, पिछले 10 साल में 5 गुना से ज्यादा कर दिया। तो ये रही किसानों की बात। दूसरी बात, जो अभी किसान नेता कह रहे थे कि गन्ने पर जो है वो एमएसपी, तो भैया गन्ने पे एमएसपी नहीं दिया जाता है, गन्ने पर एफआरपी दिया जाता है। और आज भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एफआरपी दिया जाता है 350 रुपए प्रति क्विंटल का, किसी भी प्रदेश में नहीं दिया जाता, चाहे वो किसी क्षेत्रीय दल की सरकार वाला प्रदेश हो, चाहे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का हो। आप देख लीजिए, पंजाब में किसान आंदोलन को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, क्या वहां पर 350 रुपए एफआरपी है गन्ने का? नहीं है। कर्नाटक में नहीं है, हिमाचल में नहीं है, आप किसी अन्य प्रदेश में चले जाइए, नहीं है। हमने पूरे भारत में हाईएस्ट एफआरपी दिया है गन्ने को लेकर। तो ये मुझे लगता है बीजेपी के जो साथी हैं उन्होंने मान लो कि हरियाणा जो खुद बीजेपी शासित प्रदेश है वहाँ एफआरपी 410 रुपए है। सुन लीजिए स्वामी जी सुन लीजिए, अभी मौका दूंगा आपको। मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, मैंने जानकारी मत दीजिए ना, नहीं जानकारी गलत मत दीजिए। नहीं, आपको जानकारी गलत नहीं है। आप गन्ने के एमएसपी मांग रहे हैं, जबकि उससे एफआरपी दिया जाता है। अरे एफआरपी और एमएसपी में बताइए कितना अंतर, थोड़ा बता देंगे थोड़ा सा? नहीं, आप ही जाने की कोशिश कीजिए। आप किस तरीके से एफआरपी तय करते हैं और किस तरीके से आप एमएसपी तय करते हैं, थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए। आज किसान सुनना चाहता है, समझना चाहता है कि एफआरपी और एमएसपी में क्या जो मूलभूत अंतर है वो बता दें हमारे को। अब आ जाऊँ मैं एंकर महोदय, मैं जवाब देता हूँ। जी बोलिए। देखिए, मैं यहाँ पर अपनी पार्टी के किसानों के हित के लिए काम गिनाने आया हूँ। एफआरपी और एमएसपी की क्लास नहीं चल रही यहाँ पे, जो आपको मैं अंतर बताऊं, और वो अंतर श्रीमान जी, मैं भारत सरकार द्वारा में बता देना चाहता हूँ, मैं बीजेपी के प्रवक्ता साहब को बता देना चाहता हूँ, मैं भारत सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य हूँ टीएपीसी का, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस का। मैं हर साल में 2 या 3 दफा एमएसपी और एफआरपी के लिए टीएपीसी की मीटिंग में कृषि मंत्रालय के दफ्तर में मैं जाता हूँ, और वहाँ सरकार से यही पूछता हूँ जो आपसे पूछ रहा हूँ सरकार, कि आप हमें बताइए एमएसपी और एफआरपी में क्या अंतर है, मूलभूत क्या अंतर है, थोड़ा हमें समझाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सुन लीजिए स्वामी जी बता रहे हैं, सुन लीजिए, बोले रत्न जी। देखिए, आपने जो बताया मैं आपको बता देता हूँ। एमएसपी और एमआरपी का अंतर जो है वो मैं बता देता हूँ। एमएसपी होता है वो जो किसी भी फसल को क्रय करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है, उससे नीचे हम उसको क्रय नहीं कर सकते। और एफआरपी जो होता है वो जब खुदरा स्तरों पर खरीदा जाता है तो उसका जो मैक्सिमम क्या कहते हैं एक्सेप्टेड प्राइस होता है वो होता है। अब इतना आपके लिए मुझे लगता है काफी है। अब आ जाते हैं कि एग्रीकल्चर शॉर्ट फॉर्म में बताइए, मुझे बताइए मूल्य निर्धारित कैसे करते हैं, इसमें मूलभूत असंगता या संगता कैसे मिलेगी, मुझे बताएंगे थोड़ा सा कि आप कैसे एमएसपी तय करते हैं और एफआरपी आप कैसे तय करते हैं, जिससे किसान मान ले कि इसमें मेरा लागत मूल्य और मेरी लेबर आपने जोड़ ली है। अब एंकर महोदय आप ठीक है, अपनी बात रखिए रत्नेश जी, ठीक है आएंगे उस पर। आप मुझे 10 मिनट का टाइम देंगे? नहीं, इतना समय नहीं है ना, बाकी लोग भी तो बैठे हैं, उनसे भी चर्चा करनी है। बोलूंगा, ये किसान महोदय जो बैठे हैं इनको मैं एमएसपी भी बताऊंगा, एमआरपी भी बताऊंगा, एफआरपी भी बताऊंगा। अरे मैं इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ किसान महोदय। प्रभु जी, मैं आपके सर्टिफिकेट लेने या देने नहीं आया हूँ, मुझे बता दीजिए मेरी एफआरपी आप कैसे तय कर रहे हैं और मेरी एमएसपी आप कैसे तय कर रहे हैं,
ठीक है, इस पे बात करेंगे स्वामी जी, इस पे बात करेंगे। ठीक है, मुझे एक सवाल सबसे लेना है। ठीक है रत्नेश जी, आगे बढ़ता हूँ। सूर्यमणि मिश्रा जी, ठीक है स्वामी जी आते हैं उस पे, स्वामी जी हमारी को पूर्ण रूप से मिल रही है। स्वामी जी आते हैं उस पे आते हैं। सूर्यमणि मिश्रा साहब कांग्रेस के नेता हैं। आप जिस तरह से आपने सुना होगा, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं और किसान नेताजी है स्वामी इंद्र, उन्होंने जो अपनी मांगे बताई हैं, आपको क्या लगता है देश के किसानों की हालत में सुधार हो रहा है या कुछ और कमियां हैं जिन पर सुधार की जरूरत है? सूर्यमणि मिश्रा जी, आवाज आ रही है आपको? लगता है तक आवाज नहीं पहुंच रही। विजय दुबे जी, प्रधानमंत्री ने आज बहुत बड़ी ऐलान भी किया और किस्त भी जारी की है। आपको लगता है किसानों की हालत पहले से सुधरी है? देखिए, जो मेरी आवाज आ रही है आपको? जी देखिए, आज जो प्रधानमंत्री वाराणसी में जो किसान सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया है, उसका अगर एक आकलन किया जाए तो मूलतः जो है वो किसानों की जो 17वीं किस्त जारी करनी थी 20,000 करोड़ रुपए की, जो कि उन्होंने बनारस में इसको जारी किया है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार वाराणसी पहुंचे हैं और वो भी किसानों के बीच उन्होंने, मुझे लगता है कि शायद बीजेपी को ये लगता है कि अब किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें फोकस करना चाहिए और उनको एड्रेस करना चाहिए या उनके बीच में अपनी बातों को रखना चाहिए। एक तो फोकस ये है कि भाई किसानों की जो नाराजगी बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी रही है और जो पूरी उत्तर प्रदेश में छोटे किसान हैं, बहुत बड़े किसान या मझोले किसान तो नहीं है, लेकिन जो छोटे किसान हैं वो निश्चित तौर पे अपनी कंसर्न जो है, जिनको कि आमतौर पे 2,000 रुपए का जो बेनिफिट भी गवर्नमेंट दे रही है वो उन तक पहुंचता है और उनके लिए एक सपोर्ट भी है। तो उन सारे किसानों को अब जोड़ने का वक्त बीजेपी का एक कंसर्न है। कारण ये है कि उन्होंने जो लोकसभा चुनाव हुए हैं पूर्वांचल की इन सारी सीटों पर बीजेपी को कई सीटों पर जो मुंह की खानी पड़ी है, जो उनकी अपनी जीती हुई पुरानी सीटें थी उन पे भी उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो निश्चित तौर पे जो मतदाता है, किसानों का एक बड़ा समूह है, उसको बीजेपी साधना चाहेगी आने वाले समय के लिए, क्योंकि आने वाले कुछ समय के बाद में फिर विधानसभा के 2 साल के बाद 27 में चुनाव होने हैं। लेकिन इन सारी समस्याओं के बीच में जो है प्रधानमंत्री ने एक इनिशिएटिव लिया और पहली बार पूर्वांचल में अपनी वाराणसी जो उनका संसदीय क्षेत्र है वहां पर आसपास के पूर्वांचल के किसानों को एड्रेस किया है आज। तो देखना ये होगा कि आगे जो है कैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट किसानों के मुद्दों को हल करती है, खासतौर पे जो दुगनी आय का मामला है किसानों की या उनकी एमएसपी की मांग है। तो इन चीजों के लिए आगे सरकार को अपने स्टेप्स लेने होंगे। कई चीजों में चूंकि लगातार समीक्षा हो रही है और प्रधानमंत्री की ओर से चीजों में नई घोषणाएं भी लगातार की जा रही हैं, तो मैं समझता हूं कि शायद बीजेपी इस पे पुनर्विचार कर रही है अपनी रणनीति पे कि किस प्रकार से हम किसानों को अपने साथ बेहतर ढंग से जोड़ सके। जिस तरह से प्रधानमंत्री वाराणसी में इस बार थोड़े से कम अंतर जीते चुनाव, 1,52,000 से मात्र जीते हैं, जबकि 2019 में 4,82,000 से जीते थे और 2014 में ही पहली बार 3,71,000 वोटों से जीते थे। यानी इस बार जो मार्जिन है वो काफी घट गया है, मतलब 1/3 करीब रह गया पिछली बार से और आधा रह गया है कि पहली 2014 से। आपको लगता है कहीं ना कहीं किसानों की कोई नाराजगी रही होगी जिसकी वजह से प्रधानमंत्री, सबको पता था कि मोदी जी जीतेंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने वोट इस बार उतनी बड़ी तादाद में नहीं दिया? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि देश के माननीय प्रधानमंत्री समझना होगा कि भारत की सबसे बड़ी संख्या किसान, जो भारत में 70% से अधिक भारत के लोग कृषि पे आधारित है। ये भले हमारा असंगठित क्षेत्र है, पर मैं बता देना चाहता हूँ सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला भारत में भले ही किसी असंगठित क्षेत्र है, सबसे ज्यादा रोजगार हम ही देते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हमारा हाथ है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री ने किसानों को, और बीजेपी के अभी प्रवक्ता जो है वो ये बोल रहे कि एमएसपी देश हित में नहीं है। मेरे भाई, अगर एमएसपी नहीं होगा तो पीडीएस कैसे? या आपको मालूम होना है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके ऊपर बीजेपी काम करती हुई नजर आती है, 80 करोड़ लोगों को अनाज देती हुई नजर आती है। 5 किलो अधिक अनाज 5 साल, ये आने वाले अगले 5 साल तक बीजेपी सरकार द्वारा आम जन को दिया जाएगा।
और ये पीडीएस का जो अनाज है किसान पैदा करता है। अगर किसान को एमएसपी नहीं मिलेगा, मुझे बताइए कि अडानी अंबानी इनको अपने गोदामों से या गोदाम अनाज पैदा करते हैं वहां से निकाल के दे पाएंगे? नहीं। देश की सीमाओं की सुरक्षा का जो दामोदार है वो किसानों के कंधों पे है। किसान का बेटा जहाँ एक तरफ कृषि करता है, दूसरी तरफ देश की सीमाओं की रक्षा करने का काम भी करता है। तो ये पीडीएस का अनाज ही है जो हमारे योद्धाओं के पास, हमारे शूरवीरों के पास जाता है। वो युद्ध लड़ते हैं किसान का अनाज खाकर, वो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं किसान का अनाज खाकर। आज सबसे बड़े पैमाने के अंदर आज हमारे देश के अंदर जो मेधावी छात्र हैं, जो स्कूलों में पढ़ते हैं, जिन्हें मिड डे मील दिया जाता है, वो किसान का अनाज ही तो दिया जाता है। वो कहाँ से अनाज आ रहा है? आप 70% आबादी से नाराजगी लेकर और आप देश के अंदर सोच रहे हैं कि आप सरकारें बनाते चले जाएंगे। मैं समझता हूँ संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बहुत बड़ा जवाब दिया है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को लगभग 50% से अधिक जो राजनीतिक तौर पर सीटों की कमी हुई है, वो किसान आंदोलन के चलते हुए अजय चैनी मिश्रा को टिकट देना और उधर से ब्रिजभूषण को टिकट देना, और ये किसानों की नाराजगी नहीं मोड़ ली तो क्या ली उनको। और आज हमारे मुद्दे जस के तस खड़े हैं, भले पंजाब का बॉर्डर हो, भले हरियाणा का बॉर्डर हो, भले उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो, भले दिल्ली का बॉर्डर हो, किसान लगातार बॉर्डरों पे अपने जो है आंदोलन जारी रखे हुए हैं। अभी सभी किसान संगठनों ने हरिद्वार के अंदर लगातार अपनी पंचायतें की हैं, वहाँ बड़ी तादाद में सैलाब उभर कर आया, किसानों ने वहाँ अपनी शिकस्त जाहिर की है और माँ गंगा से जो उन्होंने प्रण लिया है कि हम अपने फसल और नस्ल की लड़ाई के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। तो ऐसे समय में अगर आप किसानों से जो है दुश्मनी या किसानों से आप बैर कमाएंगे तो किसान कहीं ना कहीं आपके सामने खड़ा हुआ आपको मजबूती पे नजर आएगा। और आने वाले समय में समझता हूँ कि बीजेपी के लिए किसानों की नाराजगी को लेकर अच्छे दिन आने वाले नहीं। ठीक है। सूर्यमणि जी, आपको आवाज आ रही है? जी हाँ, इस समय आ रहे हैं। सूर्यमणि जी, आपने सुना होगा जिस तरह से किसान नेता हैं स्वामी इंद्र जी, उन्होंने बताया कि जो है किसान नाराज है, उसको एमएसपी सरकार देती नहीं है। हालांकि नाराजगी वाली बात पूरी तरह साबित भी नहीं होती, क्योंकि सरकार बनाई है एनडीए ने, और बीजेपी को भले यूपी में सीटें कम मिली हों, लेकिन पूरे देश में एनडीए को बहुमत मिला है। बावजूद इसके लगातार किसानों की नाराजगी की बात होती रहती है। आपको क्या लगता है सरकार को कौन से कदम ऐसे उठाने चाहिए जिससे उनका भला हो और आय दुगनी होने का जो वादा किया गया था वो पूरा हो सके? देखिए, इसमें तो किसानों के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें जो है आसमान छू रही हैं। अब इससे किसान, इससे यूरिया हुई, डाई हुई, जिसका उर्वरक हर किसान जो है अपने खेतों की उपज बढ़ाने के लिए करता है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है जिससे किसान लाचार हो जाता है और अपनी उपज बढ़ा ही नहीं पाता। जबकि हमारे देश में 80% लोग किसान हैं और किसान ही देश की रीढ़ की हड्डी है। तो इसलिए केवल किसान सम्मान निधि दे देने से जो कुछ दे रहे हैं, इससे किसानों का भला होने वाला नहीं है। किसानों के लिए अगर वाकई सरकार चिंतित है, और मैं समझता हूं कि पिछले 10 वर्षों में तो बिल्कुल चिंता नहीं थी, क्योंकि चिंता की गई होती तो सिंधु बॉर्डर पर जो 700 किसान काल के मुंह में चले गए, ये शायद न होते। जबकि 10 कदम पर दिल्ली थी और उससे जाकर के कोई प्रधानमंत्री उनको समझा सकते थे। अगर इनको उनकी नीति, मैं नहीं कहता हूँ कि आप गलत है और सही, अगर नीति किसानों की गलत है तो आप उनको समझाते, और जो मांग कर रहे हैं वाजिब है तो उसको आप मानते। तो किसानों के प्रति केवल कह देने से या भाषण देने से बात पूरी नहीं बनती है। वास्तव में अगर आप किसानों की हितैषी हैं, चिंता करते हैं उनके बारे में, उनकी आर्थिक स्थिति दोगुनी करनी चाहते हैं, तो आपको जो है उनके संबंध में सोचना होगा और उस पर विचार करना होगा, उनकी परेशानियों को समझना होगा कि किस तरीके से किसान एक जीता है 24 घंटे और देश की रखवाली अपने खेतों की। सूर्यमणि मिश्रा जी, ये तो सब बातें कहते हैं, कौन सी बात सरकार नहीं कर रही? सरकार कहती है हम तो उनको बीमा दे रहे हैं, उनको यूरिया दे रहे हैं, उनको सम्मान निधि दे रहे हैं, सब तो ध्यान रख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यूरिया की कीमत या डाई की कीमत जो बात है उसकी कीमत क्या है, और किसान पैदा होता है उससे किसान पैदा कर पाता है, इसके बारे में सोचा है? डीजल की कीमत क्या है? ट्रैक्टर वाला अपन जो है जोताई करता है, ट्रैक्टर जो है उसका भाव कितना बढ़ जाता है। तो आपकी सरकार आती तो क्या करती इसमें? सूर्यमणि जी, आवाज आ रही है आपको? लगता है संपर्क कट गया उनका। रत्नेश मिश्रा जी,
रत्नेश मिश्रा जी, जिस तरह से आपने देखा सूर्यमणि जी भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, खैर चलो वो तो आपके विपक्ष में है, स्वामी इंद्र भी सवाल उठा रहे हैं, तो आप लोग कहते हैं हमने बहुत सारे काम किए, उसके बावजूद भी यूपी में जो हाल हुआ है बीजेपी का और महाराष्ट्र में जो हाल हुआ है, कहीं ना कहीं लोग नाराज तो हैं बहुत बड़ी तादाद में। क्या वजह देखते हैं आप इसकी? देखिए एंकर महोदय, अभी मैं किसान नेता महोदय को सुन रहा था और मैंने कांग्रेस के भी साथी को सुना और मैं उनके बीच में बोला नहीं। उन लोगों ने कई सारे आरोप लगाए जी, और उन्होंने एक कांग्रेस के साथी ने तो कहा कि कुछ किया ही नहीं 10 सालों। तो मैं चाहूंगा कि दोनों साथी अब मुझे बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। अगर कुछ सवाल आता है तो मेरी बात समाप्त होने का इंतजार। मैं बताता हूं कि हमारी सरकार ने किया क्या था। देखिए, जो फसल बीमा योजना थी 2014-15 में संख्या थी, उसमें बीमा के आवेदनों के लिए 3.70 करोड़, जो 2023-24 में हो गई 11.82 करोड़। गैर ऋण वाले किसानों के हिस्से में 7.2 गुना वृद्धि हुई। प्रति हेक्टेयर औसत बीमा राशि में 2.36 गुना वृद्धि की, जो 18,000 रुपए से बढ़कर 42,531 रुपए हुई। हमने 15 सितंबर 2023 तक 1,361 एकीकृत मंडियां स्थापित की और इन मंडियों में 1.76 करोड़ किसान पंजीकृत हैं। हाँ, तो आंकड़ों में चले गए ना। आंकड़ों की बात तो खैर देखिए, देश में बहुत बड़ी तादाद में किसान है, थोड़ा सा उनकी योजनाएं बताइए, आय दोगुनी कैसे होगी बताइए। मैं छोटा सा ब्रेक लेकर लौटता हूं आपके पास, तब तक आप सोच के रखिए कि कौन सी योजना है जिनके जरिए आय दोगुनी हो सकती है। छोटा सा ब्रेक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, बिलासपुर, भूतपुर, गुरुग्राम, खरौना, फरीदाबाद, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज। और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे और किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। 20,000 करोड़ रुपए, 9 करोड़ 20,000 जो किसान हैं उनको बहुत जो सीधा जो उनके अकाउंट में पैसा गया है, उसको लेकर देश भर में खुशी का माहौल है। लेकिन बात वही है, किसानों की आय दुगनी करने का वादा आखिरकार कहाँ गया और ये कब पूरा हो पाएगा? क्या इस दिशा में कोई कार्य किया जा रहा है? इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रत्नेश मिश्रा जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, सूर्यमणि मिश्रा जी हैं कांग्रेस के नेता, स्वामी इंद्रदेव जी हैं किसान नेता और विजय दुबे जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। रत्नेश मिश्रा जी, आप अपनी बात कर रहे थे, मेरा मानना आंकड़ों के जरिए थोड़ा सा उलझा हुआ मामला लगता है। थोड़ा सा बताइए कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जिनसे किसानों की आय दुगनी करने की तरफ सरकार बढ़ रही है? मैं वही बिना रहा था महोदय, मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अब जो DNAP से हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया मंडियों को एकीकृत करने के लिए, उन मंडियों 2023-24 में 2.88 लाख करोड़ रुपए का व्यापार मूल्य दर्ज हुआ है। तो अगर किसानों की आय नहीं बढ़ी तो इतना इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे इतना व्यापार बिना व्यापार के तो दर्ज नहीं होगा। अब आ जाते हैं MSP वाले मुद्दे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो दो मुख्य फसलें हैं चावल और गेहूं, जिन पर किसान MSP के लिए ज्यादा संघर्ष करता है। 2013-14 में जो चावल पर MSP थी वो थी 1,310 रुपए और 2023-24 में जो है वो है 2,183 रुपए। लगभग 67% की बढ़ोतरी हुई है पिछले 10 सालों में MSP में चावल की। गेहूं की जो MSP थी वो थी 2013-14 में 1,400 रुपए
और गेहूं की जो एमएसपी 2023-24 में है वो है 2275 रुपए, मतलब अराउंड आप मान के चलिए कि 62.5% के आसपास हमने एमएसपी को बढ़ाया है इन दो फसलों पे, जो दो मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। तो अगर इतनी बढ़ोतरी दर्ज हो रही है तो नो डाउट उसका फायदा किसान को पहुंचा ही पहुंचा है। वो कह रहे हैं इस पे कानून बना दीजिए, कानून बनाने में क्या दिक्कत है आपको, बना के दे दीजिए। थोड़ा मुझे ये बता दीजिए, आपकी भारत सरकार एमएसपी पर कितनी % परचेजिंग करती है, बता मैं बता दूं, मात्र 6%। ऊँट के परचेजिंग करते हैं एमएसपी। मैंने शुरू में आपके आंकड़े, मेरे आंकड़े नहीं है। नहीं, देखिए नहीं, किसान तुरंत उसका जवाब भी दीजिए। मैं इंटरप्ट करूंगा, नहीं मेरी बात कंप्लीट हो जाए भाई, ऐसे नहीं होती बात। ठीक है स्वामी जी, मैं आपका सवाल पूछ लेता हूँ। स्वामी जी वो कह रहे हैं, ठीक है रत्नेश जी वो कह रहे हैं कि आप लोग एमएसपी जारी कर देते हैं लेकिन खरीद तो करते ही नहीं है, खरीद तो प्राइवेट एजेंसी करती है और वो तो सस्ते में खरीदती है। 10 मिनट से ज्यादा सुना दोनों लोगों को। सुनने की बात नहीं है, जहाँ पे उनको लगेगा वहाँ वो बात कर रहे हैं, आप इसका जवाब दीजिए। नहीं, मैंने अपनी बात जो है शुरू करने से पहले ही कहा था कि मेरी बात मात्र 6% सवाल कीजिएगा, मेरी बात 100 में से 6% पूरे। चलिए आप बताइए इसे बताइए। करते हैं। ठीक है स्वामी सुन लीजिए, स्वामी सुन लीजिए। मैं डेटा तो दे रहा हूँ आपको भाई, हाँ बताइए। मेरा डेटा काटिए ना। नहीं हुई 67% की बढ़ोतरी एमएसपी में, नहीं हुई। अरे बढ़ोतरी का मुझे बता दीजिए, इसका फायदा क्या हुआ? अरे फायदा मुझे बताइए, क्या आपने परचेज किया? आपने परचेज किया? आपने परचेज किया? ठीक है चलिए, ठीक है मैं विजय दुबे से बात जाता हूँ। विजय दुबे जी इन्होंने कहा कि हमने एमएसपी जारी कर दी, ठीक है, लेकिन सरकार खरीद करती नहीं है, प्राइवेट एजेंसी आती है वो कम दाम पे खरीदती है, देना हो दो वाला मामला होता है। तो ऐसे में केवल एमएसपी जारी करना, किसान कहता है कि उसको गारंटी कर दीजिए, कानून बना दीजिए आप कि प्राइवेट एजेंसी ना खरीद पाए। क्या आपको लगता है गलत कह रहे किसान? नहीं, देखिए जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसका करीब 18 से 20% जो है वो कृषि का उसमें कंट्रीब्यूशन है और एक आधारभूत व्यवस्था है। देखिए बिना ग्रेन्स के, बिना गेहूं चावल के, इसके उत्पादन के बगैर आप देश में जो फूड सिक्योरिटी है वो उसकी स्थिति को मजबूत नहीं कर सकते। हमारे पास बफर स्टॉक तभी होता है जबकि हमारे किसान भरपूर अनाज पैदा करते हैं। अब बात आती है कि साहब ये पैदावार जो होती है उसका किसानों को क्या मिलता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, देश को अब 70 साल हो चुके हैं आजाद हुए, और आज भी अगर कोई एक वर्ग ऐसा है जो कहता है साहब हमारा ये अधिकार है, तो वो अधिकार उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए। मेरा एक बहुत सामान्य सी बात है और बहुत अहम सवाल है कि भाई जो कि आपकी इकोनॉमी में 18 से 20% का स्टेक होल्डर है, आप उसकी बात को इग्नोर करना चाहते हैं, क्यों आखिरकार? अगर वो कहता है कि भाई हमने आपको 1 क्विंटल गेहूं दिया और हमारा कीमत इतनी मिलनी चाहिए, तो ये बिचौलिए आकर के बीच में उस कीमत को और नीचे क्यों ले आते हैं? और ये सरकार से अगर कहता है कोई किसान कि भाई हमारी गारंटी इस गेहूं के कीमत की जो है वो आप डिक्लेयर कर दो, हमने आपको चुना है। भाई सरकार जो है वो देश के लोगों की चुनी हुई है, कोई कहीं और आकर के तो इसको सरकार को चुनता नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले तो भाई हम सरकार को पूर्ण बहुमत की हासिल करने के लिए इन्हीं का सपोर्ट लेते हैं, इनसे 50 वादे करते हैं, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो हम कहते हैं कि आपकी बात की जो है हम इस पर विचार करेंगे। अरे भाई उन्होंने तो विचार नहीं किया आपको चुनने में, तो आप विचार क्यों कर रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसमें जो नीतिगत सवाल है, जो नीतिगत निर्णय है, वो सरकार को निश्चित तौर पे लेना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट का जरूरत नहीं है। अगर किसान इस देश की सरकार, इस देश की अर्थव्यवस्था को संभालते हैं, अपना साल भर का 365 दिन अपने खेतों में मजदूरी करते हैं बिना किसी उस सरकार के जिम्मेदारी के, और वो ये ना कहे साहब कि हम आपको इतना, आपकी प्रोडक्शन का आप जो उत्पादन कर रहे हैं इतनी मेहनत करके उसका हम आपको कीमत नहीं दे पाएंगे, तो भाई आप ये जो पैकेजिंग का मटेरियल है जो किसानों के रॉ मटेरियल के बगैर पैदा नहीं हो सकता है, वो मार्केट से तो उसकी तो कीमत वो ले लेते हैं ना।
तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो तो अपनी पूरी कीमत लेता है, किसानों के उत्पादन पे जो स्टोर करता है, परचेज करता है, लेकिन जो मूल अन्नदाता है, जो किसान जो उत्पादन कर रहा है, आखिरकार उसके साथ है नाइंसाफी क्यों? और अगर वो अधिकार मांगते हैं, और जिसके ऊपर की कई सारी कमेटियां पिछली सरकारों ने बनाई, चाहे वो स्वामीनाथन कमेटी की बात कर ली जाए, चाहे और जिस प्रकार से भी बीच बीच में और बार लगातार ये बातें होती रही हैं, तो असल में आपके पास में एक बड़ी पॉपुलेशन कृषि आधारित अगर है और वो कंट्रीब्यूट कर रही है आपके इकोनॉमी में, आपको एक बेसिक स्टोर वो देती है, एक आधारभूत व्यवस्था जो है अन्न की वो मुहैया कराती है, उसके लिए वो बड़ी आबादी उस पर डिपेंडेंट है। तो अल्टीमेटली आप जो 2,000 रुपए दे करके क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई इंडिपेंडेंट करिए ना। सरकार को ये तो नहीं लगता कि ऐसा अगर हमने एमएसपी कानून बना दिया तो महंगाई बढ़ जाएगी, जो मजदूर वर्ग है, जो बहुत गरीब वर्ग है, वो आखिर रोटी चावल से महरूम हो सकता है, ये भी डर सरकार के सामने हो सकता है? नहीं, अगर आप ये बात कह रहे हैं तो मेरा ये भी सवाल है कि आखिरकार हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी चीजें हैं जिनके लिए कि इंटरनेशनल लेवल पर लगातार हम प्राइस पे करते हैं, तो क्या महंगाई नहीं बढ़ती है क्या? अगर केवल एक ही सवाल है कि भाई महंगाई बढ़ जाएगी, अरे भाई महंगाई कैसे बढ़ेगी? आपने कैलकुलेशन जो की है वो तो हमारे यहाँ हमारे भारतीय मानकों पे करेंगे ना आप, और कोई विदेशी थोड़ी ना। और देखिए आज जो है, जो बहुत बड़े गेहूं के उत्पादन करने वाले देश जैसे कि रशिया के साथ में आज यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है। यूक्रेन एक बहुत बड़ा गेहूं का उत्पादन करने वाला देश था, लेकिन आज उसकी अर्थव्यवस्था जो है युद्ध के कारण से जो पैदावार थी वो नहीं होगी और वो नहीं दे पाएगा देशों को, तो वहां गेहूं महंगा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में चीजें महंगी हो रही हैं, वो भी खाद्य की जो गेहूं चावल इस प्रकार की चीजें हैं, तो वहां तो प्राइस तो मिल ही रही है ना। ऐसा थोड़ी नहीं है कि उन जगहों पे प्राइस आपको नहीं मुहैया हो रही है किसानों को, वो और देशों से माल खरीदेंगे इंटरनेशनल मार्केट। सूर्यमणि मिश्रा जी, आप लोग जो है बार बार एमएसपी कानून बनाने की बात करते हैं, लेकिन इतने सालों में आपकी सरकारें भी रही, तब आप लोगों ने कुछ किया नहीं। आज कम से कम मोदी सरकार किसानों को कुछ तो दे रही है राहत, वो भी आप लोग जो है कहते कम है। हमने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन गारंटी तो मोदी जी दे रहे हैं। तो मोदी जी अगर बेटर कर रहे हैं, अगर हमने नहीं किया मान लेते हैं, हमने नहीं किया, लेकिन ये गारंटी दे रहे हैं। जो क्या कर रहे हैं बता, 10 सालों में इन्होंने क्या किया किसानों के ऊपर, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ। 10 साल से भी तो बताया उन्होंने, रत्नेश जी ने आपको बहुत लंबे चौड़े आंकड़े बताए, तो ये सब किया। वो सब कहीं धरातल पर नहीं होता, जिसे लंबे चौड़े आंकड़े बता रहे हैं, धरातल पर कहीं दिखाई नहीं देता। अगर किसान गाँव में जाकर देखिए तो पता चलता है कि किसानों का हालत क्या है। देखिए रिजर्व बैंक का बयान आया आज कि खाने पीने की चीजों में महंगाई बढ़ने की वजह से जो बाकी महंगाई है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही है, यानी कि लोग जो है खाने पीने पे खूब खर्च कर रहे हैं। खाने पीने की चीजों पर तो जीएसटी इन्होंने लगा कितना कर दिया है कि लोग खरीद पाने में असमर्थ हैं। खाने पीने खास तो हो गई है, यहाँ तक कि अमूल की जो प्रोडक्ट आते दूध जैसे दही जैसे चीजों पर भी इन्होंने लगा दिया है जीएसटी। तो कैसे सस्ती हो गई, कैसे खाने पीने लोग मौज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। रत्नेश मिश्रा जी जवाब दीजिए। देखिए भाई साहब, मेरा निवेदन है कि मेरे बीच में कृपया, नहीं ऐसा नहीं होता रत्नेश जी, देखिए अगर गलत आंकड़े देंगे तो जवाब तलब तो होगा, आपके वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं कर रहा आपको। सुनिए तो मैंने कोई गलत आंकड़ा नहीं दिया है। मेरे पास भारत सरकार, उनका सवाल सही था स्वामी जी का। उन्होंने आपने कहा कि हमने इतनी एमएसपी दी, उन्होंने कहा कि आपने सरकार प्राइवेट एजेंसी तो कम से कम लूट रही है ना, उसको तो कंट्रोल नहीं किया। सुनिए, अब मैं जवाब दूं आपका। जी दीजिए, बताइए। अब देखिए मेरे पास जो है वो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के आंकड़े हैं। आप मेरे आंकड़े निकलवा लीजिए, जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ उसको आप अपनी पीसीआर से क्रॉस वेरीफाई करवा लीजिए। या तो वो मेरे आंकड़े गलत है, इसके लिए तो वो जो स्वामी जी किसान नेता बैठा है वो कोई आंकड़े दे दें कि नहीं ये गलत आंकड़े हैं, क्योंकि मैं तो भारत सरकार की कृषि मंत्रालय की वेबसाइट खोल के बैठा हूँ, वही से सारे आंकड़े मैंने नोट डाउन किए। समर्थन कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। अब आप जो कह रहे हैं मैं इसका समर्थन भी कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि आपने 64% अगर इन 10 सालों में रेट बढ़ाए हैं, तो इन 10 सालों में आपकी परचेज की जो अवधि है, जो रेशो है,
वो मात्र 6% है। यानी अगर किसान 100 रुपए का अनाज लेके आता है, मात्र आप 6 रुपए खरीदते हैं, बाकी खुले बाजार में हमें लूटने के लिए आप छोड़ देते हैं। इसलिए किसान की आय दुगनी नहीं हो पाई। आपका फार्मूला जो 2022 में किसान की आय दुगनी करने का था, माननीय प्रधानमंत्री जी छाती ठोक ठोक के कहते थे, आज वो कहीं बोलते हुए नजर नहीं आते। तब कुल कारण है कि सरकार का फेलियर रहा। दूसरी बात, एमएसपी को लेके आप बार बार ये बोल रहे हैं कि एमएसपी मेरे टाइम में इनसे बुलवाएंगे तो मैं अभी आपको टाइम देंगे। देश के लिए लीगल ग्रंथ नहीं है। मुझे बताइए ठीक क्यों नहीं है? आप किसान के सामने किसान की चुगली कर रहे हैं। ठीक है स्वामी जी, सुन लीजिए, आप निंदा कर रहे हैं, आप किसान की निंदा कर रहे हैं। मैं किसान का स्वामी जी जवाब सुन लीजिए, फिर आपको बोलने का मौका दूंगा। स्वामी जी कैसे सुन सकता हूँ आपसे? स्वामी जी सुन लीजिए पहले, फिर मौका दूंगा आपको बोलने का। बोलिए रत्नेश जी, बोलिए। मैं देखिए, जो किसान नेता मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन टीवी पैनल में बैठने के बाद सामने वाले वक्ता की भी बात सुनने की आदत ठीक है, बोलिए डालनी चाहिए आपको। बोलिए। और नहीं तो आप मुझसे सीखिए, बहुत छोटा हूँ मैं आपसे उम्र में। आप दोनों लोग बोले, मैं एक बार भी नहीं बोला। ठीक, आप बोलिए। लेकिन आप लोग बीच में बस वही कूद जाएंगे, क्योंकि आपको मैं क्या कहते हैं, दुनिया के सामने खोल के रख देता हूँ आंकड़ों के आधार पे। तो खोलिए ना, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत कहाँ आ रही है? आप बोलिए, स्वामी जी सुन लीजिए। बोलिए, खोदना पड़ेगा। आपने कैसे बोल दिया फिर दोबारा कि आपको मैं खोल देता हूँ? अरे कैसे किसान को खोल देंगे आप? किसान की कैसे, आप किसान को कैसे खोल देंगे? हम तो आपकी पोल खोल देंगे। स्वामी जी मौका दूंगा आपको, मौका दूंगा, इसके बाद दूंगा। आप सुन लीजिए पहले रत्नेश जी को। रत्नेश जी बोलिए। अब मुझे कुछ व्यक्तिगत बोलना पड़ेगा एंकर महोदय। अगर किसान नेता की कूदफाट बंद हो जाए तो बताइएगा, मैं बोलूंगा। हाँ बोलिए। उनकी कूदफाट बंद हो गई, कंफर्म कर लीजिए। अरे बोलिए महाराज, इतनी बड़ी भूमिका क्यों आप बता रहे हैं? बोलिए आप। चलिए, अब जो मैंने कहा, अब देखिए, मैं एक बार फिर बताऊंगा मेरी सरकार ने क्या किया। एक किसी साथी ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, तो भाई साहब, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत हमारी सरकार ने 10,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा आधारित संयंत्र स्थापित किए, जिसके तहत 20 लाख सौर कृषि पंप लगाए गए हैं और इस ग्रिड से 15 लाख कृषि पंप सौर चलाए जा रहे हैं। तो जो कहीं ना कहीं किसानों की डीजल पर निर्भरता को समाप्त करते हैं। दूसरी बात, इसी योजना के तहत हमने किसानों को बिजली से चलने वाले जो पंपिंग सेट होते हैं वो आपूर्ति करवाए हैं और उनको दिलवाए हैं, ताकि बिजली से उन पंपों को चलाकर अपनी सिंचाई कर सके। मेरा जो क्षेत्र है, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मेरे घर के भी सारे लोग पंपिंग सेटों से जो बिजली से चलता है उससे सिंचाई करते हैं। डीजल वाले इंजन अब पुराने हो चले हैं। तो ये वाला झूठ तो बंद कर दीजिए कि डीजल के दामों का किसान पे प्रभाव पड़ता है। अब आ जाते हैं कि हमने किसानों के लिए और क्या किया। इनके समय पे किसान क्रेडिट कार्ड बनता था, उसमें किसानों को कितनी दिक्कत आती थी। 31 मार्च 2023 तक का मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 का है। हमने 8.85 लाख करोड़ रुपए की स्वीकृत जो ऋण सुविधा है उसको पास करते हुए 7.3 करोड़ से अधिक केसीसी के आवेदनों का निपटारा करवाया है। हमने उन सीमांत और लघु किसानों को टूटने से बचाया है जो इन बड़े किसानों के शिकार हो जाते थे। तो हमारी सरकार ने नो डाउट किसानों के लिए किया है। आप चले जाइए, आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान नहीं मिलेगा किसान आंदोलन में, आपको बिहार का किसान नहीं मिलेगा किसान आंदोलन में, आपको बंगाल का किसान नहीं मिलेगा किसान आंदोलन में। जितने भी सीमांत और छोटे जोतों वाले किसान हैं, उन सभी किसानों को सरकार सीधे फायदा पहुंचा रही है। फिर वोट क्यों नहीं मिला इस बार? फिर टारगेट स्तर पर सुविधाएं दी है। अब और चीजें बता देता हूँ, सुन लीजिए। ये आंकड़े सारे कृषि मंत्रालय के हैं। अगर छोटे और सीमांत किसानों को किसान नेता किसान नहीं मानते हैं और कांग्रेस किसान नहीं मानती है, तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि हमने कोई काम नहीं किया है। अब आ जाते हैं कि हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 60,000 करोड़ का सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। पहली ऐसी सरकार रही जिसने कृषि अवसंरचना कोष बनाया और इसमें 3 साल से भी कम समय में 38,326 से ज्यादा
परियोजनाओं ये को वेबसाइट पढ़ के बोलने कोई मतलब नहीं ना। देखिए आंकड़े, मैंने फिर कहा था आपसे, सरकार के आंकड़े जो है वो बात को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, फिर वोट कम क्यों मिला आपको, मुझे बताइए आप। देखिए वोट, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, किसने कहा हमें वोट कम मिला? आप यूपी में हारे हैं, आप महाराष्ट्र में हारे हैं, हार तो हार होती है ना। आपने ओवरऑल वोट परसेंटेज देखा है भारतीय जनता पार्टी? परसेंटेज छोड़िए, बंगाल में हारे कि नहीं हारे आप, कम सीटें हैं आपकी। आपने फिर कहा कि क्या कहते हैं किसानों वोट परसेंटेज घट गया। एंकर महोदय, हमारा तो वोट परसेंटेज बढ़ा है, और अगर किसानों ने वोट नहीं दिया तो हमने 240 सीटें जीती कहाँ से? यूपी में क्या कारण था बताइए, यूपी में क्या कारण? प्रधानमंत्री का वोट क्यों घटा है? अरे भाई, प्रधानमंत्री का वोट क्यों घटा है, अंतर क्यों घटा? मैं आपको बताता हूँ। गोंडा लोकसभा के लगभग 70% वोटर किसान है, वो सीट हम जीत के आए हैं। बहराइच बड़े किसानों का प्रधानमंत्री का वोट क्यों घटा बताइए आप? सुन तो लीजिए सर। मैं किसानों के क्षेत्र आपको बता रहा हूँ जहाँ से हम जीत के आए हैं। ये मतलब किसान ने हमको वोट नहीं दिया, हम तो पूछे गए, किसानों ने हमको वोट दिया, तभी तो हम सबसे बेहतर हैं। 240 सीटें तो हमने किसानों की दम पे जीती है भैया। प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, वहाँ वाराणसी सीट पे क्या हो गया? जो विपक्षी दल, एंकर महोदय, जो विपक्षी दल है उसका सबसे बड़ा जो दल है इंडिया गठबंधन का, उसके पास केवल 99 सीटें हैं, हमारे पास 240 सीटें हैं। तो नकारा तो किसानों ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को है, क्योंकि उनकी कोई भी पार्टी तीन डिजिट में नहीं पहुंच पाई। और मैं बता देना चाहता हूँ, बीजेपी के स्वामी जी राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं, चुनी हुई ये इनका दर्द है। हम इसको खुले तौर पर आप इनका दर्द समझिए, आप इनका दर्द समझ रहे हैं। किसान की चर्चा न करके ये राजनीति की चर्चा विश्लेषण में घुस गए हैं। आप अभी तो आंकड़े दे रहे थे मान्य जी, माननीय मिश्रा जी। स्वामी जी सुन लीजिए, बात पूरी कर ले। स्वामी जी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। माननीय मिश्रा जी, अभी आप आंकड़े कृषि के दे रहे थे कि कृषि में कितना उत्पादन आपने किया, आप राजनीति में कैसे पल्ले फंस जाते हैं बार बार। यानी कि शुद्ध राजनीति के अलावा आप भारत में किसान की ऊपर चर्चा करना ही नहीं चाहते। 15 से ज्यादा प्रदेशों में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, तो मैं तो ये कहूंगा कि 15 प्रदेश के किसानों ने नकार दिया उनको। उत्तराखंड के किसानों ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को नकार दिया, हिमाचल के किसानों ने नकार दिया, मध्य प्रदेश के किसानों ने नकार दिया, बंगाल में उनका खाता नहीं खुला, बंगाल के किसानों ने नकार दिया। ठीक है, सूर्यमणि जी कुछ बोलेंगे? सूर्यमणि मिश्रा जी कह रहे हैं कांग्रेस तो सब जगह हारी है। ठीक है रत्नेश जी, आपकी बात आ गई है। ठीक है रत्नेश जी, आपकी बात आ गई है। ठीक है, सूर्यमणि जी बोलिए, कह रहे हैं आपको नकारा हर जगह से। अभी ये कह रहे थे कि पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में सारे सीटें हमको मिली हैं, वहाँ जीते हैं किसानों ने। जिनसे पूछे, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, जौनपुर, ये सब कहाँ सीटें हैं, कहाँ से जीते हुए? किसान तो इससे नाराज है, क्योंकि इनकी नीतियों से, किसान विरोधी नीतियाँ इनकी थी। किसान इनकी नीतियों से कभी खुश नहीं रहा है। केवल आंकड़े वहां से बोल देने से नहीं हो जाता है। किसान धरातल पर इनकी जो तेरे आंकड़े सुना रहे हैं, धरातल पर इनकी कितनी चीजें आई हैं, किसान इसको देखता है। किसान ये कह रहे हैं कि हमने सौर ऊर्जा पर निर्भर कर दिया। यहाँ गांव देहात में जाकर देख रहे कितने सौर ऊर्जा लगे हुए हैं, क्रिकेट के ऊपर सौर ऊर्जा से चल रहे हैं। डीजल के अपनी कमी छुपाने के लिए बोल रहे हैं कि मैंने डीजल पर निर्भरता कम कर दी है, पेट्रोल पर निर्भरता कम कर दी है। कहने से होता है कि करने से होता है। इसीलिए यहाँ के किसानों ने इनको नकार दिया है और अच्छी तरीके से इनको जो है निगलेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर ठीक, आपकी बात आ गई। स्वामी बोलिए। प्रधानमंत्री जी ने आज 2000 खटाखट किसानों को भेज भी दिए। आपका 8500 वाला खटाखट कहाँ है? 2029 में आप लोग जाएंगे, खटाखट फटाफट सटाफट गायब होंगे। नकार दिया आपको लोगों ने। आपसे लोग पूछ रहे हैं कि 8500 कहाँ है? कांग्रेस के प्रदेश कार्यालयों पर वो महिलाएं खड़ी होकर आपसे सवाल पूछ रही हैं। वो किसान जिसको आपने 1 लाख देने की बात की, वो आपसे सवाल पूछ रहा है, उस पर आपसे जवाब नहीं दिया जा रहा है। और जो सरकार किसानों को 17वीं किस्त जारी कर रही है 2000 रुपए की, आप एक काम करिए, हिमाचल में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार है, तेलंगाना में आपकी सरकार है, आप एमएसपी लगवा दीजिए वहाँ पे। एमएसपी तो समवर्ती सूची का विषय है। आपकी राज्य सरकार है। ठीक है, आप जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, बोले स्वामी जी। देखिए ऐसा है, अभी रत्नेश मिश्रा जी बता रहे थे कि किसानों को सौर आधारित नलकूप दिए, उन्होंने किसान का खर्चा बढ़ाया कि घटाया?
सौर आधारित नलकूप देने के बाद जो उसको चलाने के लिए जो मोटर चाहिए वो किसान की पहले एसी पे आधारित थी, अब वो डीसी पे आधारित मोटर लेके आनी पड़ेगी। और इनकी जो सौर आधारित जो है ऊर्जा वो मात्र 10 किलोवाट तक के जो पंप पे चल पाती है, उससे ऊपर नहीं चल पाएगी। जहां पर हमारा बोर 35 HP का मोटर का लगा हुआ है वहां पे चलती ही नहीं है, तो हमें क्या फायदा हुआ। दूसरी बात, नहीं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री नहीं, मैं सुन लीजिए, आप अपने घर की मत बताइए, किसान की सुनिए, देश की सुनिए। कम जमीन है उसको इतनी क्षमता वाला मोटर लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने फिर कहा, अरे भैया पानी का जल स्रोत नीचे चला गया, फायदा पहुंचता है। हमारी कैसी जो है, अरे आप सुन लीजिए, आप भले, मैं क्या कह रहा हूँ, फायदा नहीं पहुंचता। 2.5 हेक्टेयर के किसान की बात कर रहा हूँ मैं, सरकार के आंकड़ों की। वो संपन्न है, सुन लीजिए, सीमांत किसानों को संपन्न करने के लिए अपनी योजनाएं दी है। आप सीमांत किसान रत्नेश जी काफी बोल चुका, आप सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। हमारी समस्या किसानी पे आधारित है, हमारी व्यक्तिगत समस्या नहीं है। आप सुन लीजिए ध्यान से, आप सरकार है, आप सरकार है, सरकार का काम है, दायित्व है जनता की आवाज को सुनना, ना कि बीच में कूद करना। रत्नेश जी सुन लीजिए, रत्नेश जी सुन लीजिए, सुन लीजिए ना, थोड़ा सुन लीजिए, सुनना भी सीखे रत्नेश जी, सुनना सीखे। ये रट्टा जीवी बनना बंद कर दीजिए, ये रट्टा जीवी बनना बंद कर दीजिए। आप रट्टा जीवी क्यों बन रहे हैं, ये रट्टा क्यों आ रहे हैं, आप रट्टे पे ये बंद कीजिए। रत्नेश जी अगर इस तरह बोलेंगे तो मुझे आवाज बंद करनी पड़ेगी आपकी। रत्नेश जी समाधान कीजिए, ठीक है, बोले स्वामी जी। समस्या का समाधान करना, पूरा सुनने को तैयार होइए, अपना मनोबल बड़ा कीजिए, बड़े विशाल हृदय से सुनने की क्षमता रखिए। ठीक है, ठीक है, दोनों मुझे विजय जी से पूछना है कुछ। ठीक है, दोनों लोग थोड़ा शांत हो जाइए। विजय दुबे जी, प्रधानमंत्री का वोट जिस तरह से घटा है वाराणसी में, आपको लगता है कहीं किसानों की नाराजगी उसमें कोई योगदान है, या ओवरऑल सरकार के परफॉर्मेंस पे ये थोड़ा वोट घटा? देखिए, जो प्रधानमंत्री के वोट कम होने की बात है, तो ये ह्यूज मार्जिन नीचे उतरा है। पिछली बार का अंतर बहुत ज्यादा था, और इस वक्त अगर मैं एक सांसद के बयान की बात करूं तो और कपड़े से पहचानने की आपकी ताकत को मैं वहां से निकल गए, अन्यथा जो है हम उनको रोक लेते या वो हार जाते। खैर, वो उन्होंने प्रियंका गांधी के इलेक्शन लड़ने पे बात कही थी, लेकिन प्रधानमंत्री का मार्जिन तो कम हुआ ही है। और वो मार्जिन क्यों कम हुआ है भाई, वहीं के लोगों ने तो किसी और को वोट दिया है और प्रधानमंत्री को नहीं दिया, तो कम तो इस कारण से ही हुआ ना। उसमें किसान भी है, उसमें मजदूर भी है। दोबारा मैदान में आएंगे तो हरा दूंगा, इस्तीफा दें, दोबारा चुनाव लड़ें। देखिए, ऐसा है कि अब वो अजय राय का बयान है कि अजय राय भी, चूंकि अजय राय ने एक बार नहीं 2 बार चुनाव लड़ा है और प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ा है, ये दूसरी बार था उनका, तो 2 बार में तो अजय राय जी ने अपना मार्जिन तो जीतने का कम कर दिया प्रधानमंत्री का, लेकिन वो जीत हासिल नहीं कर पाए। तो निश्चित तौर पे ये बयान जो है, इसके ऊपर एक नई बहस हो सकती है कि भाई अब क्या होना चाहिए, वो उनका अपना कहना है। लेकिन मार्जिन कम हुआ है, ये जरूर सोचने की बात है। और मार्जिन किसका कम हुआ है भाई, बनारस में चाहे लूम्स वाले हैं, उनके पास काम नहीं है क्या, बनारस साड़ी कम हो गया है, या वहां के किसानों के पास में जो नई नई चीजें आ रही है तो लगातार, लेकिन क्या उनको काम नहीं मिल रहा है क्या? ये एक सोचने विचारने का विषय है। निश्चित तौर पर चूंकि प्रधानमंत्री वहां के सांसद हैं, वहां से आ रहे हैं, तो वहां के लोगों को भी अपनी बात रखने का पूरा राइट है, और प्रधानमंत्री को इसको हल करने का, चूंकि उनके पास में प्रधानमंत्री ऐसा एक पद है। दूसरी बात है, वो संसदीय क्षेत्र को लोगों की बात सुनने का एक MP की हैसियत से भी उनका एक काम है। तो ये बातें जरूर गौर करनी चाहिए कि क्यों आखिरकार लोगों ने प्रधानमंत्री को वोट नहीं दिया, और वो उनकी क्या समस्या है, उनका समाधान होना चाहिए। मूल बात तो ये है। ठीक है, स्वामी इंद्र जी आखिरी कमेंट बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्रदेश की सरकार हो, भले जिस सरकार हो, उनका फर्ज बनता है किसान की जो मूलभूत समस्या उनका निदान करें। आज किसान के साथ जो धोखा रहा, देश के साथ धोखा रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, और आज हमारे पास दलहन और तिलहन की सबसे बड़ी कमी होती नजर आ रही है। आज हमारे पास इमरती लकड़ी की कमी होती नजर आ रही है। कृषि के आज फटाफट पॉइंट रखिए अपने पॉइंट।
जी, सरकार को तुरंत किसानों के जो किसान के एमएसपी को लेके जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसको सरकार को तो संज्ञान में लेते, खुद प्रधानमंत्री जी वादा किया था कि किसानों को मैं समझाने में मैं असमर्थ रहा और किसानों को अब मैं एमएसपी की गारंटी दूंगा, उसके लिए आयोग बनाऊंगा। ठीक है। ना तो आयोग की कोई रिपोर्ट आई ना सरकार ने अब तक ठीक है, MSP समय की खत्म हो गया। सही मानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधानी में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।